Hello guys, we are starting with the PT 365 economy. This is session 3. ओके हाँ, तो कल हमारा यहाँ पर रह गया था। तो उससे पहले हमारे दो चीज और रह गई थी, मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया था। हाँ, ये तो ये जो था ना, मल्टी फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स आरबीआई ने जो रिलीज किया है, तो इसमें ये जो स्केल है वो है 0 to 10, वो 0 to 100 याद रखना। और जो 0 है वो रिप्रेजेंट करेगा कंप्लीट फाइनेंशियल एक्सक्लूजन। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखना, कंप्लीट फाइनेंशियल एक्सक्लूजन। और 100 रिप्रेजेंट करेगा फुल फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो 0 वाला जो नंबर है वो एक्सक्लूजन को कर रहा है और 100 वाला इंक्लूजन को। तो ये वर्ड कल हमने ध्यान से पढ़ा नहीं था थोड़ा, तो याद रखना एक्सक्लूजन और इंक्लूजन। फिर आते हैं, ये था जो पोयम था, तो इसमें बस यही था कि अगर कोई जैसे एक यूएस की कंपनी है, वो इंडिया में उसका कुछ चल रहा है, जैसे गूगल इंडिया है, लेकिन उसके की डिसीजंस जो है वो लेती है, जो वो यूएस से होके आते हैं। मतलब यूएस में मेन हेडक्वार्टर्स गूगल का, तो वो इंडिया वाली गूगल के लिए वो करते हैं। मतलब क्या करते हैं, डिसीजन बनाते हैं। तो वो आईटी एक्ट के अंडर तो कवर होते नहीं थे। तो इसमें मतलब ऐसा लिखा था ये आईटी एक्ट में कि जो भी की डिसीजंस लेती है ना कंपनी, जिस प्लेस पे वो लिए जाएंगे की डिसीजंस, वही इस के अंडर आएंगे, पोयम के अंदर। ठीक है, तो वो ये प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या है, कि इंडिया में लिए जा रहे हैं या बाहर लिए जा रहे हैं, बस उससे रिलेटेड है। तो बस इसकी डेफिनेशन ही देख लेना कि प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस दैट आर नेसेसरी फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ एन एंटिटी एज अ होल आर। ठीक है, इन सब्सटेंस मेड। तो ये था। फिर हम यहाँ पर रुक गए थे शायद गिनी कोफिशिएंट पे। तो जो गिनी कोफिशिएंट है वो याद रखो कि लॉरेंस कर्व के साथ निकलता है। ठीक है, तो लॉरेंस कर्व हमने कल देखा था कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन विद पॉपुलेशन, जो हमारा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है अमंग पॉपुलेशन, वो मेजर करते हैं हम लॉरेंस कर्व से। तो हम कल देख रहे थे कि जो ये वाली लाइन होती है, ये होती है परफेक्ट इनइक्वालिटी की लाइन। ठीक है, तो आइडियल बोलते हैं इसे। और लॉरेंस कर्व है ये वाला। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो शेडेड रीजन होता है वो होता है गिनी कोफिशिएंट। ठीक है, तो गिनी कोफिशिएंट को कैसे मेजर करेंगे, ये ए वाला एरिया अपॉन में ये टोटल एरिया ट्राइंगल का, तो ए अपॉन ए प्लस बी, तो आ जाएगा गिनी कोफिशिएंट। तो गिनी कोफिशिएंट बस याद रखना इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वो बताता है। ठीक है, और इसकी रेंज क्या है, 0 to 1 है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसकी रेंज क्या है, 0 to 1 है। और 0 रिप्रेजेंटिंग परफेक्ट इक्वालिटी एंड 1 रिप्रेजेंटिंग परफेक्ट इनइक्वालिटी। ठीक है, ये चीज याद रखना था। फिर हमने कल और दो तीन कर्व देखे थे, जैसे फिलिप्स कर्व, और वो एक और नाम क्या था उसका, कुर्नेट्स कर्व। तो फिलिप्स कर्व क्या था कि फिलिप्स कर्व में याद रखना, फिलिप्स जैसे कंपनी का नाम है, तो कंपनी क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट देती है या अनएम्प्लॉयमेंट देती है। तो ऐसे करके याद रख लेना कि फिलिप्स कर्व जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। ठीक है, और फिर एक लेफर कर्व था। लेफर कर्व किस चीज से रिलेटेड था, तो टैक्स से रिलेटेड है। वो टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ऐसे करके याद रख लेना। फिर आता है के शेप रिकवरी। तो के शेप रिकवरी पता है कि कोई सेक्टर्स तो रिकवर कर गए, कोई नहीं करे है, तो उसको बोलते हैं के शेप रिकवरी। और इसमें कुछ इतना जानने का नहीं है। तो ये देख लो मैप इस टाइप के, जैसे वी शेप रिकवरी क्या होता है, तो हम ऐसे ग्रोथ कर रहे थे हमारा जीडीपी, फिर हम नीचे गिर गए, फिर दोबारा से उठ के फिर सेम लाइन पे आ गए, तो हो जाएगा वी शेप रिकवरी। यू में क्या होगा, नीचे गिरे फिर स्लोली यू करके जा रहे हैं, तो ये याद रखो कि रिकवरी स्लोअर देन वी शेप, तो यू में थोड़ी स्लो होती है रिकवरी। फिर ये स्विश, स्विश याद रखना, इसमें क्या होता है कि रिकवरी लॉन्गर देन वी, मतलब वी से तो थोड़ी लंबी होगी और लेकिन यू से छोटी होगी। ठीक है, यू से मतलब फास्टर होगी, तो ये इस टाइप का है स्विश,
ऐसे टिक मार्क मारते हैं ना, उस टाइप का। जेड में क्या है, एक बार नीचे गए फिर एकदम से ऊपर चले गए, तो मतलब जो एक्चुअल था उससे भी ऊपर चले गए। इस इफेक्ट को क्या कहते हैं कि जैसे जीडीपी हमारा बहुत कम था, फिर अगले साल एकदम से इतना ज्यादा दिख रहा है, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गया जीडीपी। जैसे 9% की ग्रोथ आई थी ना अभी कोविड में, तो उसको क्या बोलते हैं उस इफेक्ट को? जिस इफेक्ट की वजह से हमारा जीडीपी इतना ज्यादा बढ़ गया था। ओके, बेस इफेक्ट बोलते हैं उसे। क्योंकि हमारा जीडीपी ऑलमोस्ट नेगेटिव में ही चल रहा था, उसके बाद एकदम से फिर 9% की ग्रोथ दिखा दी, तो वो जो कैलकुलेट हुआ था वो प्रीवियस ईयर पे हुआ था कैलकुलेट, तो इसीलिए उसे बोलते हैं बेस इफेक्ट। तो जिस ईयर में वो जीडीपी इतना ज्यादा दिखता है ना, वो बेस इफेक्ट की वजह से दिखता है, तो वो फिनोमिना याद रखना। फिर है ये डब्ल्यू शेप रिकवरी, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन ये टेस्ट सीरीज में पूछते हैं। चार स्टेटमेंट दे देंगे, तो उसमें से पूछेंगे कि ये किस टाइप की रिकवरी है। ठीक है, तो ऐसे ये स्टेटमेंट पता होनी चाहिए कि किस में क्या हो रहा है, कि इसमें एक बार हम नीचे गिर रहे हैं फिर ऊपर उठ रहे हैं ऐसे, तो इसमें एक बार नीचे उठ रहे फिर बहुत प्री जो कोविड लेवल था उससे भी ऊपर चले गए। और इसमें क्या है, एक बार नीचे गिरे फिर ऊपर उठे फिर दोबारा नीचे गिरे फिर दोबारा, तो वो हो गया डब्ल्यू शेप। ठीक है, फिर एल में क्या होता है कि हम रिकवर ही नहीं करते हैं कभी भी, कि एक बार ऐसे चल रहा था, फिर एल शेप का देख लो, इसकी एल शेप है, तो हम जो प्री पेंडेमिक लेवल था उससे बिल्कुल ही नीचे चले गए, अब हम कभी रिकवर ही नहीं कर पाएंगे, मतलब करे ही नहीं अब तक रिकवर ऐसा। तो ये पैरेलल टाइप हो जाता है। और के शेप में देख लो, ऐसा के शेप है ये। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कुछ सेक्टर्स तो रिकवर कर गए हैं लेकिन कुछ नहीं किए, जैसे रिकवरिंग सेक्टर्स से हमारे कोविड वाले के टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर सर्विसेज और रिटेल जो थे ये सब रिकवर कर गए, लेकिन जैसे फूड हॉस्पिटैलिटी जो इंडस्ट्री थी, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, फूड सर्विसेज, ये सब रिकवर नहीं किया, ये और नीचे गिर गया। तो ये देखो ऐसा हो गया के शेप। सबसे ज्यादा जो झटका लगा था वो टूरिज्म को और होटल मैनेज ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को लगा था। अराउंड 40% के करीब था इनका शेयर। ठीक है, लॉ जो वो जॉब्स के लॉस में। तो डेटा मतलब प्री में तो काम का नहीं है, मेंस में काम आएगा ये। फिर है नेक्स्ट टॉपिक, बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो बैंकिंग में पहला टॉपिक है प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ठीक है, तो अभी फाइनेंस सेक्रेटरी है जो हमारे गवर्नमेंट के, उन्होंने बोला है कि हम प्राइवेटाइज करेंगे मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स को एंड कीप इट्स प्रेजेंस टू अ बेयर मिनिमम, तो कम से कम प्रेजेंस रखी जाएगी। ठीक है, तो क्या बेनिफिट है प्राइवेटाइजेशन के? एक तो बेटर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगा, क्योंकि प्रोफेशनली जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो तो प्रोफेशनल लोगों को ही लेता है, गवर्नमेंट भी लेता है लेकिन उनका थोड़ा ज्यादा हार्ड होता है क्राइटेरिया। फिर इम्प्रूव्ड कम्पिटिटिवनेस, तो कम्पिटिटिवनेस तो बढ़ेगी क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आ रहा है। फिर प्रमोट इनोवेशन एंड एक्सपर्टाइज और इम्प्रूव्ड एसेट क्वालिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ डेप्ट कवरेज। तो एसेट्स जो हमारे हैं जैसे बैंक या जो जो भी है उनकी एसेट्स क्वालिटी तो बढ़ेगी और एफिशिएंसी भी बढ़ेगी ऑफ डेप्ट कवरेज। फिर कंसर्न्स क्या है प्राइवेटाइजेशन के? एक तो फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ द वीकर सेक्शन। जो प्राइवेट बैंक्स है वो क्या करते हैं, वो गरीब लोगों को देते ही नहीं है क्योंकि उनको थोड़ा कम इंटरेस्ट में पे लोन देने पड़ते हैं, तो वो उन्हीं लोगों को लोन देते हैं जो कि ज्यादा इंटरेस्ट पे उनसे लोन ले रहे हो, मतलब जो थोड़े रिच हो या वो बिजनेस पर्सन, उनको लोग ज्यादा लोन देते हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की दिक्कत है, और हमने पहले देखा था ना फाइनेंशियल इंक्लूजन क्यों जरूरी है कंट्री के अंदर। फिर है रिड्यूस्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो हाँ, तो एम्प्लॉयमेंट में दिक्कत आएगी क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के ऊपर तो रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी अप्लाई नहीं होता है, तो वो दिक्कत आएगी। कंसर्न्स ओवर सेफ्टी ऑफ डिपॉजिट्स, तो अब गवर्नमेंट तो बैक कर नहीं रही इन बैंक्स को, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक का क्या है कि डूब गए तो डूब गए हैं, फिर कौन बचाएगा उन्हें ऐसे? या विजय माल्या की तरह जैसे कोई लेके भाग जाएगा पैसा, या ऐसा कुछ हो जाए, फ्रॉड हो जाए बैंक के साथ। तो फिर आता है मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ बैंक फेलियर, वही है। फिर एक होते हैं डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स। ठीक है, तो डीएसआईबीज।
तो ये क्या होते हैं? तो ये वो वाले बैंक्स है जिनको ये वाली कैटेगरी में रखा गया डोमेस्टिक, इनका ना, इनको बोलते हैं हम टू बिग टू फेल। मतलब कि अगर ये फेल हो गए तो हमारी इकोनॉमी बिल्कुल ही मतलब नीचे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि इन एक तो इनके लिए क्राइटेरिया है कि इनको 2% का जीडीपी चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्राइटेरिया याद रखना कि 2% ऑफ जीडीपी होना चाहिए इनके पास। और अभी तक कौन कौन से जो बैंक्स है वो डीएसआईबी में है? एसबीआई, आईसीआई और एचडीएफसी, ये 3 बैंक्स है, ठीक है। इन तीनों के नाम भी पता होने चाहिए, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एसबीआई ये। और क्राइटेरिया है कि 2% से ज्यादा, मतलब 2% ऑफ जीडीपी से ज्यादा एसेट्स होने चाहिए इनके पास, ठीक है। तो ये है। और फिर आता है क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं टू स्ट्रेंथन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। एक तो ये चीज आई है कि एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस ईज करके एक जो स्कीम आई है, तो फाइनेंशियल ईयर 19 में आई थी एज पार्ट ऑफ पीएसबी रिफॉर्म्स एजेंडा बेस्ड ऑन यूनिक रिफॉर्म इंडेक्स, ठीक है। तो हाँ, तो न्यू रिफॉर्म्स आर डेजिग्नेटेड अंडर ये तो बस ये याद रखो कि रिफॉर्म्स के लिए आई थी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और जो भी डेटा पड़ा है पीएसबी के पास उसे डिजिटली ट्रांसफॉर्म करना है और कस्टमर सेंट्रिक बनाना है, तो उसके लिए आई थी ये, ठीक है। सर्विस एनहांस करनी है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, ये सब। तो ये चीज याद रखना कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए है। फिर दूसरा था कि ये एक ये भी लॉन्च किया इन्होंने, पीएसबी लोन्स इन 59 minutes.com, तो ऐसा 1 घंटे के अंदर आपको लोन मिल जाएगा। फिर है ये ट्रेड्स करके, ये फेमस स्कीम है ट्रेड्स, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम फॉर डिजिटल लैंडिंग ऑफ एमएसएमई। तो ये चीज याद रखना कि ये एमएसएमई और रिटेल कस्टमर्स के लिए सिर्फ, और किसी के लिए नहीं है। तो ये दोनों, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और इसमें क्या होता है ना ट्रेड्स में, जैसे कि जो जैसे एमएसएमई है उनको लोन मिलने में बहुत दिक्कत होती थी। तो क्या होता था, जैसे मान लो कि एमएसएमई ने कुछ अपने प्रोडक्ट्स बेचे हुए हैं, लेकिन उनको अभी तक पेमेंट नहीं मिली है, लेकिन उनके पास एक रिसीप्ट है कि हाँ हमारी पेमेंट अटकी हुई है। जैसे कोई बड़ी फर्म है तो वो उनको पैसे नहीं दे रही है अभी, तो क्या होगा कि वो जो इनके पास रिसीप्ट है एमएसएमई के पास, वो लेके जाएंगे और ये जो ट्रेड्स जो इन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया है यहाँ पर डाल देंगे। तो क्या होगा कि वो जो चीज है ना वो उसको कोई सस्ते दाम में खरीद लेगा। जैसे इनके पास 100 रुपए की पेमेंट इनकी अटकी हुई थी, तो इन्होंने ये 100 रुपए की रिसीप्ट डाल दी ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे। तो उसके बाद कोई कंपनी या कोई बैंक होगा तो वो इसको देखेगा 100 को और इसको ना 95 में खरीद लेगा। फिर इनको 95 इमीडिएट दे देगा अभी के अभी, और फिर 95 बाद में जिससे इनको पेमेंट लेनी थी वो इनको देगा वो पेमेंट, ठीक है। तो वो वाला है इसमें। फिर है ये क्या करेगा, एम्पावर करेगा बैंक बोर्ड्स को, और इन्फ्यूजन ऑफ इतना कैपिटल डाला जाएगा, मोबिलाइजेशन, तो ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो क्रेडिट ग्रोथ से क्या क्या हो सकता है, मतलब क्या क्या रोक सकता है क्रेडिट ग्रोथ को। एक तो डिक्रीज इन सेविंग्स ड्यू टू कंजम्पशन, कि अगर कंजम्पशन ही कम है तो क्रेडिट कहाँ से देंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स। और बैड लोन्स बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो कैसे देंगे, तो नुकसान है बैंक का। और फिर डी ग्रोथ इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स नेट इंटरेस्ट इनकम, तो उनकी इनकम कम हो जा रही है। और क्रेडिट राशनिंग टू टारगेटेड सेक्टर्स, तो अगर उन्हें सिर्फ जैसे कुछ वो होते हैं, जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं उनको 75% देना होता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में, तो ऐसे ही अगर इनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो फिर क्रेडिट मतलब कम दे पाएंगे ये बिजनेस वगैरह को। फिर है कैन लीड टू, क्रेडिट ग्रोथ से क्या क्या हो सकता है, फाइनेंशियल डीपनिंग, रिसोर्स फ्रॉम सेवर्स टू बोरोवर्स, पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट, सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस इन ऑपरेशनल लायबिलिटीज, और ग्रेटर एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनलाइज क्रेडिट। तो ये चीजें हो सकती है इससे अगर क्रेडिट हमें मिलता है तो। हाँ, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म याद रखना। और ये कौन सी मिनिस्ट्री ने निकाला है ट्रेड्स, तो वो भी याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है।
एमएसएमई है या फिर, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। हाँ तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है? हाँ, शायद मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है, तो बाकी चेक कर लेना या कोई बता देना चेक करके। तो आगे चलते इतने। अच्छा, ये एमएसएमई जो होती है ना, अब इनकी एक नई डेफिनेशन आई थी, वो बताएगा क्या कोई? हम कैसे क्लासिफाई करेंगे एमएसएमई को? ओके, तो याद रखना कि जैसे एक तो दो क्राइटेरिया होते हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट का और एक होता है टर्नओवर। तो इन्वेस्टमेंट में तो जैसे वो है 1, 5 और 50, ठीक है। और टर्नओवर में है इनटू 10 कर दो इसे, 10 करोड़, फिर इसको 50 करोड़, और ये है फिर 250 करोड़। तो ये क्राइटेरिया याद रखना, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। तो ऐसे है इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर, तो ऐसे इनका क्राइटेरिया याद रखना, 1, 5, 50, 10, 50, 250। फिर आता है प्रॉम्प्टिव करेक्ट। हेलो सर। हाँ, यस सर। सर वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी ने। हाँ ओके, थैंक यू। हाँ, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है ना वो, ट्रेड्स। ओके, ठीक है। फिर आता है प्रॉम्प्टिव करेक्ट एक्शन। तो ये क्या होते हैं? प्रॉम्प्टिव करेक्ट एक्शन होता है कि अगर मान लो कोई बैंक पहले जैसे फेल होने वाला है बैंक, तो उसको बचाने के लिए ना आरबीआई उसको अपने अंडर में ले लेता है। जैसे बैंक तो अपने डिसीजन खुद लेते हैं, लेकिन अगर मान लो ऐसा पता चल रहा है हमें कि बैंक की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही है, तो आरबीआई क्या करेगा? कुछ उनके क्राइटेरिया होते हैं जिससे वो फाइंड करते हैं कि कौन से प्रॉम्प्टिव करेक्ट एक्शन के अंडर आने चाहिए। फिर उससे क्या करता है, आरबीआई ने उसको अपने अंडर ले लेता है, और जो भी उसके डिसीजन मेकिंग होती है वो आरबीआई करता है, ताकि उसको बचा सके बैंक को। ठीक है, तो अभी इन्होंने, आरबीआई ने क्या किया, रिवाइज किए नॉर्म्स फॉर कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक्स के लिए कुछ रिवाइज किए नॉर्म्स, और आरबीआई हैज आल्सो इशूड प्रॉम्प्टिव करेक्ट एक्शन फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, तो नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कंपनीज है उनके ऊपर भी प्रॉम्प्टिव करेक्ट एक्शन लगाएंगे। और इट विल कवर ऑल डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज और ऑल नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज इन मिडल। ये तीन लेयर्स में डिवाइडेड है, मिडल, अपर, टॉप लेयर। ठीक है, और ये चीज याद रखो कि ये वाली चीज इसमें एक्सक्लूडेड है। Excluding NBFC not accepting or not intended to accept public funds, government companies, primary dealers और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। तो ये सारी चीज एक्सक्लूडेड है इसमें प्रॉम्प्टिव करेक्ट एक्शन में। तो ये देख लो, इसकी डेफिनेशन लिखी है कि प्रॉम्प्टिव करेक्ट एक्शन इज अ फ्रेमवर्क अंडर विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यूजुअली बैंक्स एंड नाउ एनबीएफसीज आल्सो,
विद वीक फाइनेंशियल मेट्रिक्स आर पुट अंडर वॉच बाय आरबीआई। तो आरबीआई उन्हें अपने उसके अंदर ले लेता है जिसकी हालत सी खराब होती है। फिर पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 2002 में, और फिर अब 2017 में दोबारा से रिव्यू किया गया ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल एंड फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। तो इन दोनों के रिकमेंडेशंस पे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है कि ओवरऑल जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको इम्प्रूव किया जाए, और जो भी रेगुलेटर्स है, इन्वेस्टर्स है और डिपॉजिटर्स है, उनका रिस्क वगैरह देखा जाए और ताकि उनका रिस्क कम हो, और इफेक्टिव मार्केटिंग इंटरवेंशन करे टू चेक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन था कि जो एनबीएफसीज होते हैं वो, मतलब ट्रू या फॉल्स बताना कि एनबीएफसीज जो होते हैं वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर होते हैं। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। हाँ करेक्ट। कौन से एक्ट में होते हैं वो? हाँ, तो कंपनीज एक्ट है ना जो 1956 वाला, उसके अंडर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ने एनबीएफसीज। फिर जो हम देख रहे थे पीसीए, उसके ना कुछ पैरामीटर्स थे पहले, जैसे 3 ये पैरामीटर्स थे। हाँ, तो पहले जैसे ये 3 पैरामीटर्स थे कि कैपिटल कितना है, एसेट क्वालिटी क्या है और लेवरेज कितना है, टू बी मॉनिटर्ड अंडर द रिवाइज फ्रेमवर्क विद 3 रिस्क थ्रेशोल्ड्स फ्रॉम 1 to 3, देन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सिवियरिटी। अभी रिवाइज फ्रेमवर्क में क्या हुआ है, उन्होंने ये जो रिटर्न ऑन एसेट है उसको हटा दिया है अभी। ठीक है। तो पहले ऐसे ये थे, पहले ऐसा था ना कि जैसे कैपिटल जो एडिकेसी रेशियो, मतलब वो रिस्क वेटेड वो क्या है उसकी, और एनपीए कितना है, और ये रिटर्न ऑन एसेट कितना है। ठीक है। अब इन्होंने रिटर्न ऑन एसेट को हटा ही दिया है, तो अब ये 3 ही रह गया। कैपिटल कितनी है उसकी, वही एडिकेसी रेशियो, एसेट क्वालिटी क्या है उसकी, और लेवरेज क्या है। ठीक है। तो लेवरेज क्या होता है? हाँ, एक सेकेंड। हाँ, sorry, कहाँ थे? तो हाँ, ये 3 पैरामीटर्स है कि कैपिटल कितना है, एसेट क्वालिटी क्या है और लेवरेज कितना है। तो लेवरेज क्या होता है कि मतलब जितनी कैपेसिटी है उस इंस्टीट्यूशन की, उससे ज्यादा तो उसने लोन नहीं दे रखा है, तो उसको बोल देते हैं लेवरेज रेशियो टाइप। तो ये चीज याद रखो कि पहले तो ये 3 पैरामीटर्स है, उसके बाद भी 3 थ्रेशोल्ड्स भी है, जैसे 1 to 3, कि अगर मान लो थोड़ा कम अभी थोड़ा कम हालत खराब हुई है तो 1 में होगा, थ्रेशोल्ड 1। फिर थोड़ा ज्यादा हो गया तो 2, फिर थोड़ा और ज्यादा हो गया तो 3 में। तो उस हिसाब से इन्होंने एक ऐसे डेवोल्यूशन कर रखा है, एक ऐसे। ठीक है। फिर है एप्लीकेबिलिटी, क्या है कि ऑन ऑल द बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया इंक्लूडिंग फॉरेन बैंक्स। तो ये वाली स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। कभी मतलब ऐसा सोचो कि ये तो फॉरेन बैंक है तो उसे आरबीआई अपने अंडर क्यों लेगा, तो फॉरेन बैंक्स भी इंक्लूडेड है इसके अंदर। और जो ये पेमेंट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनको रिमूव कर दिया गया है अभी इसमें से। ठीक है। इन दोनों को रिमूव कर दिया गया है। तो इनका क्या डिफरेंस होता है पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक में?
ओके, तो जो पेमेंट बैंक होते हैं ना, क्या है उसमें कि वो उस एक तो वो नॉर्मल बैंक से कैसे अलग होता है पेमेंट्स बैंक, कि एक तो वो लैंडिंग नहीं कर सकते, मतलब लोन वगैरह नहीं दे सकते। और जो क्रेडिट, हाँ, तो पेमेंट बैंक्स क्या होता है कि वो एक तो लोन नहीं दे सकते हैं और क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। तो ये दो चीज नहीं कर सकते हैं पेमेंट बैंक्स, लेकिन वो डिमांड डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और स्मॉल जो फाइनेंस बैंक है वो क्या है कि वो वाले, हाँ, तो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, वो वाले बैंक है जो कि उन एरियाज में होते हैं जहाँ पर मतलब नॉर्मली बैंक्स वर्क नहीं करते ना। तो अनबैंक्ड एरियाज होते हैं, वहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक आते हैं। और इनको एक काम होता है, उनका एक लिए मेन चीज जो याद रखना है कि उनका जो 75% जो वो लोन देंगे ना, क्रेडिट देंगे, वो होगा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को। ठीक है, तो ये मेन चीज है। और दोनों को इनको क्या बोलते हैं, जो पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक है, नीश या फिर डिफरेंशिएटेड बैंक्स। तो ये वाला पॉइंट भी याद रख, आगे आएगा वैसे शायद ये। तो ये याद रखना कि ये दोनों इसके एम्बिट में नहीं है, ठीक है। और जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं वो भी इसके एम्बिट में नहीं होते हैं। तो ये तीन नहीं है, बाकी सब है, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह। और नॉट ऑल द एनबीएफसीज आर अंडर पीसीए, ठीक है, ये भी चीज याद रखना। फिर एंट्री कैसे हो सकती है कि वही मतलब वो असेसमेंट करेंगे, बाय द आरबीआई असेसमेंट करेगी उन तीन क्राइटेरियाज पे, उसके बाद ये पीसीए के अंडर जाएंगे। एग्जिट कैसे होगा कि अगर मान लो आरबीआई ऐसा वो है कि अ, मतलब उनको लग रहा है कि हाँ अब ये थोड़ी हालत ठीक हो गई है, तो आरबीआई उन्हें पीसीए के अंडर से निकाल देगी। और वो कोई ब्रीच, मतलब कोई भी जो थ्रेश होल्ड है उसको ब्रीच नहीं कर रहे हैं, तो वो सब। और ये वाली कंडीशन है कि पहले एग्जिट कैसे होगा कि पहले ना 2 कंटिन्यूअस क्वार्टर्स तक जो उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कुछ भी ब्रीच नहीं करना चाहिए, जो भी इनके क्राइटेरियाज है। लेकिन अब उसको कर दिया 4 फाइनेंशियल क्वार्टर्स। ठीक है, तो ये वाला चीज भी याद रखना, 4 फाइनेंशियल क्वार्टर्स तक अ, वो होना चाहिए उनका, मतलब अच्छा परफॉर्म करनी चाहिए 4 फाइनेंशियल क्वार्टर्स तक, उसके बाद ही हटाया जाएगा। फिर ये देख लो, मतलब ये चीज की भाई, थ्रेश होल्ड 1 में क्या आता है, थ्रेश होल्ड 2 में और थ्रेश होल्ड 3 में। तो ये चीज है, मतलब इसमें देख लेना इतना कि अगर थ्रेश होल्ड 1 होगा तो आरबीआई इस टाइप के डिसीजन ले सकती है, 2 होगा तो उनको ब्रांच एक्सपेंशन से भी मना कर सकती है, और तीसरा होगा तो थोड़ा और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा। और उसके अलावा क्या क्या पावर्स है, तो ये सारी पावर्स आरबीआई के पास है। ठीक है। फिर अंडर पीसीए बैंक्स आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ये है कि अगर मान लो बेशक पीसीए में चला गया है कोई बैंक, लेकिन वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में उसके बाद भी इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। और एनबीएफसी ऑल्सो नोन एज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो उसके बारे में बता रखा क्या होते हैं वो। तो क्या होते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, they are entities that provide certain bank like financial services but do not hold a banking license, and exclude entities with agriculture activity, industrial activity, purchase of any sale of good other than securities as principal business। ठीक है, एंड सेल ऑफ इनमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये सारे इनके फंक्शंस है, और कंपनी एक्ट के अंडर आते हैं ये एनबीएफसी। प्रिंसिपल बिजनेस का मतलब क्या है इनका, कि ऐसी कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी जिसके अंदर 50% से ज्यादा कंपनी के एसेट इन्वॉल्व हो, या फिर 50% से ज्यादा टोटल इनकम इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो वो सब आता है प्रिंसिपल बिजनेस में। तो वो सब प्रोवाइड करता है ये एनबीएफसी। तो एनबीएफसी कैसे डिफरेंट है बैंक से, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो एनबीएफसी कांट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, तो हमने देखा कि ये डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और दीज आर नॉट पार्ट ऑफ पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एंड कांट इशू चेक्स ड्रॉन ऑन इटसेल्फ।
और ये भी हम आगे पढ़ेंगे। DICGC फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल टू डिपोजिटर्स ऑफ NBFC। तो ये वाली जो है ना, ये DICGC, ये याद रखना इसको कि NBFC के लिए अवेलेबल नहीं है। और ना ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, ना चेक बना सकते हैं, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम में भी पार्ट नहीं ले सकते हैं। फिर है रेगुलेशन कौन करता है? NBFCs आर रेगुलेटेड बाय RBI। अच्छा, मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ कि ऑल द NBFCs आर रेगुलेटेड बाय RBI, तो क्या ट्रू होगा क्या? फॉल्स। हाँ, करेक्ट, फॉल्स होगा। तो ये टेस्ट सीरीज वगैरह में दे देता है वो ऐसा। तो NBFC कुछ तो RBI रेगुलेट करता है, किसी को कुछ को सेबी, फिर कुछ को IRDAI और कुछ को नेशनल हाउसिंग बैंक। तो ये चीज है, अलग अलग को अलग अलग रेगुलेट करते हैं। फिर ऐसे ही जैसे हमने उसमें देखा था कि कुछ डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स हैं, ऐसे सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट NBFCs है। तो बैंक्स के लिए हमने क्राइटेरिया देखा था कि 2% ऑफ GDP उनके पास एसेट होनी चाहिए। लेकिन NBFC के लिए कि एसेट साइज इनका 500 करोड़ या उससे थोड़ा ज्यादा होगा, तो वो सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट NBFC में आ जाएंगे। और उसमें हमने 3 एग्जांपल देखे थे, SBI, ICICI और HDFC। और इसमें क्या एग्जांपल है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये 2 इसके एग्जांपल हो जाएंगे। तो ये देखो, इन्होंने ये दे रखा है, कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट रेशियो इतना होगा, मतलब तो वो थ्रेशोल्ड 1 में आएगा, इतना होगा तो मतलब 15% से 12% के बीच में होगा तो 1 में होगा, 12 से 9 के बीच में होगा तो 2 में, 9 से कम हो जाएगा तो 3 में आ जाएगा। टायर 1 कैपिटल रेशियो इतना होना चाहिए और NPA इतना इतना होना चाहिए। तो उस हिसाब से इनको 1 2 3 कैटेगरी में डाल रखा है। अच्छा, ये कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट रेशियो क्या होता है? अच्छा, इसमें क्या है ना कि कैपिटल रिस्क एसेट रेशियो क्या होता है कि जितने, मान लो बैंक के पास अगर 100 करोड़ के एसेट है, तो उसके हिसाब से ना उन्हें कुछ फिक्स कैपिटल अपने पास रखना है। मतलब ये नहीं है कि 100 रुपए उनके पास है तो सारा का सारा दान दे देंगे वो, मतलब लोन में दे देंगे किसी को भी, तो 100 के 100 रुपए उसमें से कुछ उन्हें एसेट की फॉर्म में रखना पड़ता है। तो उसको बोलते हैं ये कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। तो कितना बैंक के पास एसेट है और कितना उन्होंने कैपिटल रिजर्व करके रखा, तो उसके रेशियो को बोलते हैं ये कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, इस टाइप से। तो मतलब कितना उन्होंने लोन देंगे वो, तो उस हिसाब उस पे डिपेंड करता है ये। फिर एक रेगुलेशन ऑफ NBFCs के लिए एक ये रिवाइज्ड स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आया था, तो RBI ने रिलीज किया था इसे भी, तो फॉर NBFCs। तो इसमें इन्होंने कुछ चीजें बस ये याद रखना कि इन्होंने NBFCs को 4 कैटेगरी में ऐसे डिवाइड कर दिया। तो इसमें क्या कैटेगरी थी, जैसे ये जो बेस लेयर है NBFC की, वो वाली NBFC होंगी जिनके 1000 करोड़ से ज्यादा एसेट है और जो ये पीयर टू पीयर लैंडिंग में और इन सब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है। मिडल लेयर में क्या होगा कि हाँ, मतलब जिनका 1000 करोड़ से कम है वो बेस लेयर में आएंगी, 1000 करोड़ से या उससे ज्यादा है तो वो इसमें आएंगे। फिर अपर लेयर में कौन आएंगे? टॉप 10 NBFCs। और टॉप लेयर में कौन आएंगे? ये अभी तक एम्प्टी है, बट RBI मतलब इसमें डाल सकती है किसी को भी अपर लेयर में। और SBR फ्रेमवर्क में भी कुछ चेंजेस किए गए थे, जैसे NPA क्लासिफिकेशन को 90 डेज किया गया, तो ये सब फॉर ऑल NBFCs, ये सब। सीलिंग लिमिट 1 करोड़ कर दी गई पर बोरोवर, और एटलीस्ट 1 डायरेक्टर विद एक्सपीरियंस इन अ बैंक NBFC। तो ये देख लेना। फिर पेमेंट बैंक चलते हैं। तो पेमेंट बैंक क्या होते हैं? अभी RBI ने क्या किया है कि जो स्केड्यूल बैंक का स्टेटस था वो दे दिया है काफी सारे पेमेंट्स बैंक को, जैसे पेटीएम वाले को और एयरटेल पेमेंट बैंक को, इनको ये स्केड्यूल बैंक का स्टेटस दे दिया है। तो पहले देखते हैं स्केड्यूल बैंक्स क्या होते हैं। स्केड्यूल बैंक्स वो बैंक है जो कि सेकंड स्केड्यूल ऑफ RBI एक्ट 1934 में मेंशन्ड है, तो उनको बोलते हैं स्केड्यूल बैंक्स। तो 2 टाइप्स के होते हैं, या तो स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स या स्केड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक्स तो नॉर्मल वाले तो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं जो कोई लोग मतलब मिलके ऐसे बना लेते हैं बैंक्स, तो
वो स्केड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। और इनमें एक और डिफरेंस है स्केड्यूल कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक्स में, कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं ना वो थोड़े ज़्यादा इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं कमर्शियल बैंक से। क्यों? क्योंकि वो मतलब इतने ज़्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है ना, वो तो लोगों ने मिल के बनाया, तो वो जैसे चलते हैं ना, कमेटी डालते हैं लोग, तो उस टाइप से चलता है ये। कोऑपरेटिव्स बना के एक दूसरे का फायदा करना है वो। और नॉन स्केड्यूल बैंक्स कौन से होते हैं? जो इसमें स्केड्यूल में नहीं है, मतलब जो आरबीआई एक्ट 1934 में। तो नॉन स्केड्यूल बैंक्स तो उसमें होते हैं ना, सॉरी, वो बैंक रेगुलेशन 1949 में होते हैं शायद मेंशन। और स्केड्यूल बैंक्स को क्या है कि वो मेंटेन, रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना आगे, कि दे आर अलाउड टू एक्सप्लोर न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, टेक पार्ट इन रिक्वेस्ट प्रपोजल्स इशूड बाय गवर्नमेंट एंड अदर लार्ज कॉर्पोरेशंस। और ये इन वाली चीजों में भी पार्ट ले सकते हैं, जैसे फिक्स रेट और वेरिएबल रेपो रेट्स और रिवर्स रेपो रेट्स में। दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज और गवर्नमेंट रन फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स। अच्छा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज क्या होती है? ओके, तो जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज है ना, वो ओवरनाइट वो है लोन टाइप चीज, कि जिसे अगर मान लो मिसमैच हो रहा है आपके बैलेंस शीट में किसी बैंक की, तो वो ओवरनाइट एक फैसिलिटी ले सकता है, जिसको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोलते हैं। और नॉर्मल जो रेपो रेट होता है और मार्जिनल जो स्टैंडिंग फैसिलिटी है, उसमें डिफरेंस क्या है? एक दो डिफरेंस बताना। ओके, तो जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है ना, वो अ, एक तो ना, वो सॉरी, एसएलआर कोटा से भी इसमें सेल कर सकते हैं ना मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में। हाँ करेक्ट, यही डिफरेंस है जो मैम ने बताया, कि जो रेपो रेट होता है ना, उसमें आप एसएलआर की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं उसे नहीं बेच सकते, उसे मतलब छेड़ भी नहीं सकते। लेकिन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में क्या है कि एसएलआर को आप थोड़ा सा रिड्यूस करके और उसके अंदर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसको बेच के भी मतलब पैसा ले सकते हो। और उसी से रिलेटेड एक टर्म होती है पॉलिसी कॉरिडोर। तो वो क्या होता है पॉलिसी कॉरिडोर? ओके, तो पॉलिसी कॉरिडोर क्या होता है ना, कि ये डिफरेंस होता है, जैसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और समझो कि बीच में रेपो रेट है और उसके बाद रिवर्स रेपो रेट है। तो ये पता होगा कि मान लो अगर रेपो रेट 4.4 है, मान लो 4 है रेपो रेट, तो 4% है, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 0.25 होगी। और जो अपना रिवर्स रेपो रेट है, तो वो ऐसा होगा, मतलब -2 3.5 ऐसे कुछ करके। तो पॉलिसी कॉरिडोर क्या होता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और रिवर्स रेपो रेट के बीच का डिफरेंस। तो जैसे मान लो 90 बेसिस पॉइंट है, तो हम बोलेंगे पॉलिसी कॉरिडोर है 90 बेसिस पॉइंट, मतलब डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड रिवर्स रेपो रेट। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है वो रेपो रेट से तो ज़्यादा होती है, और जो रिवर्स रेपो रेट होता है वो रेपो रेट से कम होता है, तो रेपो रेट मतलब बीच में है। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा इमेजिनेशन करके देख लेना। फिर दे आर एलिजिबल फॉर रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी फ्रॉम द आरबीआई एट द बैंक रेट, एक्वायर मेंबरशिप, क्लियरिंग हाउसिंग, और ये सब है। फिर पेमेंट बैंक के बारे में देखो कि किसने सजेस्ट किया था? नचिकेत मोर कमिटी। और किसके अंडर रजिस्टर्ड होते हैं ये? कंपनीज एक्ट के अंडर। लेकिन लाइसेंस कहाँ से मिलता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो ये दोनों चीज मतलब याद रखना। तो इसमें ऐसा भी पूछ सकते हैं कि पेमेंट बैंक आर रजिस्टर्ड एंड लाइसेंस्ड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट? नहीं, रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट और लाइसेंस्ड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। और मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए? 100 करोड़। और कैपिटल एडिकेसी रेशियो कितनी होनी चाहिए? 15%।
फिर हाँ, promoters of the payment bank should hold at least 40% of its paid up equity capital for first 5 years. तो पहले 5 साल के लिए जो भी इसके प्रमोट कर रहे हैं उनके पास मतलब 40% पैसा तो होना चाहिए इक्विटी का. और promoter group can also have joint venture with existing scheduled commercial banks. और हाँ, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है कि इट कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट अप टू 1 लाख. तो ऐसा है कि इसके ऊपर एक लिमिट है, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट तो कर सकते हैं लेकिन अप टू 1 लाख ओनली. ठीक है. और दे मेंटेन ऑल्सो कैश रिजर्व रेशियो विद आरबीआई. तो ये वाली चीज याद रखना. और एसएलआर भी एक चीज मेंटेन करते हैं ये. और दे कैन एक्सेस इंटरबैंक अनकोलेटरलाइज्ड कॉल मनी मार्केट और कोलेटरलाइज्ड रेपो रेट और सीबीएलओ मार्केट, ये सब. और सेबी ने अलाउ किया है पेमेंट्स बैंक को टू एक्ट एज इन्वेस्टमेंट बैंकर टू वर्क इन रेजिंग कैपिटल फॉर कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट्स, अदर एंटिटीज लाइक गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनले. तो इन कंपनीज है जो बड़ी बड़ी, इनके लिए ये इन्वेस्टमेंट बैंकर का भी काम कर सकते हैं. सेबी ने इन्हें अलाउ किया ऐसा. ठीक है. तो इनका सिग्निफिकेंस देख लो, वही फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्मॉल क्रेडिट्स, वो सब है. हाँ, फिर ये वाली जो है इम्पोर्टेंट है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन. तो हमने अभी पहले देखा था कि जो एनबीएफसी है वो इसके अंडर नहीं आते हैं. तो ये है वो. तो अभी इसमें एक अमेंडमेंट हुआ है तो इसलिए न्यूज़ में था. तो क्या है ये? इट इज़ अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ आरबीआई. तो ये याद रखना कि तो आरबीआई का पार्ट है ये. तो इसको बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट का पार्ट है ये, लेकिन ये आरबीआई का पार्ट है अंडर एक्ट DICGA. इसका ये एक एक्ट है 1961 का. और इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? डेप्यूटी गवर्नर. तो ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है कि डेप्यूटी गवर्नर इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है. और ये दो एक्ट है, एक तो रेगुलेशन एक्ट है और ये कि जिससे बनाता है ये एक्ट है. तो ये दोनों है इसके अंदर. ये क्या करते हैं कि इंश्योर करते हैं डिपॉजिट अमाउंट टू डिपॉजिटर ऑफ एन इंश्योर्ड बैंक. तो देख लो इसका प्रोसेस क्या है. जैसे मान लो जी ये कॉर्पोरेशन है, ये क्या करेगी, जो कुछ बड़े बैंक्स होते हैं ना उसको अपने अंडर ले लेगी और उनको बोलेगी कि तुम्हें मतलब इतना पैसा तो देना ही. जैसे मान लो अगर कोई आदमी 100 रुपये जमा करेगा और वो बैंक डूब गया बाद में, तो फिर उसको पैसा कैसे मिलेगा वापस. तो उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई आरबीआई ने कि अगर मान लो मैंने 100 रुपये डिपॉजिट किए थे तो उसमें से मतलब मिनिमम 5 रुपये तो मुझे मिलने ही चाहिए. वो तो कंपलसरी है मतलब रिटर्न में, अगर बैंक पूरी तरह भी डूब जाता है तो भी. तो उसके लिए कॉर्पोरेशन बनाया गया था. तो इट रजिस्टर्स अ बैंक एज एन इंश्योर्ड इमीडिएटली एंड ऑटोमेटिकली ऑन इशुएंस ऑफ बैंकिंग लाइसेंस फॉर ऑल द इंश्योर्ड बैंक्स. पेमेंट ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम टू DICGC इज कंपल्सरी. ठीक है. एंड pays the insured deposit amount to depositors in situation like liquidation हो गया अगर मान लो बैंक का कि उसके सारे एसेट वगैरह बिक गए और बैंक बंद होने वाला है, या फिर रिकंस्ट्रक्शन में, और या फिर मर्जर और एक्विजिशन में. तो इनमें से कुछ भी हो रहा है तो लोगों को तो मतलब अपना पैसा मिलना ही चाहिए. तो किस किस को कवर करता है ये वाला कॉर्पोरेशन? ऑल द कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, ब्रांचेज इन इंडिया. जो कोई भी फॉरेन बैंक है उनकी ब्रांचेज अगर इंडिया में तो उनको भी कवर करता है. और लोकल एरिया बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स इन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. तो देख लो कि एनबीएफसी को कवर नहीं कर रहा है. ठीक है. तो बाकी सबको कवर कर रहा है, एनबीएफसी को नहीं कर रहा है. और हमने अभी पहले भी देखा था कि जो पीसीए था, प्रॉम्प्टिव करेक्ट एक्शन, उसमें भी फॉरेन बैंक्स इंक्लूडेड थे, लेकिन उसके अंदर पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और रीजनल रूरल बैंक्स ये तीनों इंक्लूडेड नहीं थे. तो ये थोड़े थोड़े डिफरेंस याद रखना कि ये उसमें इंक्लूडेड नहीं है लेकिन ये इसमें इंक्लूडेड है. और इसके अंदर एनबीएफसी इंक्लूडेड नहीं है लेकिन उसके अंदर है. फिर अब तक इन्होंने क्या क्या किया है कि ये इतने अकाउंट्स को प्रोटेक्ट करता है. 252 करोड़ अकाउंट्स को प्रोटेक्ट करता है. हाँ, लेकिन पॉपुलेशन तो हमारी कम है ना, 140 करोड़. अच्छा, मतलब किसी ने अगर 2 अकाउंट खोल रखे होंगे तो शायद वो भी काउंट करते. तो 252 करोड़ अकाउंट्स है, तो ये याद रखना. हाँ, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है कि लास्ट बजट में क्या किया था. पहले 1 लाख रुपए मिलते थे अगर बैंक के साथ कुछ भी दुर्घटना हो रही है
लेकिन अभी उसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया पर डिपॉजिटर। तो एक डिपॉजिटर को 5 लाख तक रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। फिर उसके बाद की फीचर्स क्या क्या है कि इंटरिम पेमेंट्स फ्रॉम DCGCI के मतलब 90 दिनों में देना पड़ेगा, वरना पेनल्टी वगैरह लगेगी। ये पेनल्टी लगेगी 15 पैसा ऑन प्रीमियम, इस टाइप की कुछ। तो बस ये इसमें अभी किया गया। फिर आता है एसेट क्वालिटी एंड रिस्ट्रक्चरिंग। तो भी IBC एक जो हमारा कोड है उसमें भी कुछ अमेंडमेंट आया है। तो उसके अंदर ये प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस लेके आया है फॉर कॉर्पोरेट MSMEs। तो IBC देख लो क्या है कि पहले आया था सरफेसी एक्ट, ठीक है। जैसे NPA हमारे थे हो रहे थे, तो उसमें क्या होता था कि अगर किसी बैंक ने कुछ जमा किया है कोलेटरल, और नहीं किसी आदमी ने कोई कोलेटरल जमा किया है बैंक के पास, तो उसका बेचने का राइट नहीं था बैंक के पास, लेकिन सरफेसी एक्ट में वो राइट दे दिया गया कि हाँ आप उसे मतलब बेच सकते हो उसको, ये कर सकते हो। उसकी फुल फॉर्म भी है ना ऐसे, सिक्योरिटाइजेशन, रीस्ट्रक्चरिंग और एनफोर्स्ड सिक्योर, ऐसा कुछ है सरफेसी एक्ट का। तो वो चीज़ है उसमें कि उसमें बेच सकते हैं हम एसेट्स को। तो वो पावर मिल गई थी बैंक्स को। फिर उसके बाद फिर भी MPA बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो फिर ये आया था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो इसमें ये था रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट्स ऑफ अ कंपनी। तो वही था, मतलब जो भी अगर कोई इंडिविजुअल है, फर्म है, कंपनी है, तो उन सबका रेजोल्यूशन करेंगे हम, जो भी उनके एसेट्स है कंपनी में। तो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी में क्या डिफरेंस है? हाँ, तो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी में क्या डिफरेंस है कि इंसॉल्वेंसी तो होता है कि अगर कोई आदमी अपना पैसा नहीं चुका पा रहा है तो मतलब वो इंसॉल्वेंट हो गया है। और बैंक्रप्सी क्या है, एक लीगल, मतलब कि हाँ उसे अब लीगली एक स्टैंप सी लगा दिया कि हाँ वो बैंक्रप्ट, मतलब एक किसी लीगल अथॉरिटी ने मतलब उस पर कोई वो ठप्पा लगा दिया कि हाँ वो सच में पैसे नहीं दे सकता, तो उसको बैंक्रप्सी बोल देंगे। फिर इसके लिए ये लेके आए थे नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल एज अपीलेट अथॉरिटी, ये सब। तो ये 4 पिलर्स याद रखना IBC के, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कवर करता है ऑल इंडिविजुअल्स, कंपनीज, लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स, इन सबको कवर करता है। और जो भी है द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है कैन बी इनिशिएटेड बाय एनी ऑफ द स्टेक होल्डर्स, फर्म, डेप्टर्स, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज। तो इन सब में से कोई भी इनिशिएट कर सकता है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को। और ये 4 पिलर्स जो है कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होंगे, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज होंगी जो कि इंटरमीडियरीज की तरह वर्क करेंगी, ठीक है। इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज होंगी, जो भी इंफॉर्मेशन है वगैरह है वो सब स्टोर की जाएगी और वो सब होगा। फिर एक एजुकेशन अथॉरिटी होगी, जैसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल फॉर द कंपनीज, और डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल होगी फॉर द इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स। तो ये डिफरेंस याद रखना कि कंपनीज हैं और जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है उनके लिए तो NCLT है, लेकिन डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल है इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फर्म्स के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड होगा एक, जो रेगुलेट करेगा जो हमारे ये है, ये IP और IPAs और IUs, ये इन सबको। तो ये है, ये 4 पिलर्स है इसके। फिर अभी ये जो प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन आया है, इसका क्या मतलब है कि मान लो अब जैसे NPA हो रहा है या कुछ दिक्कत चल रही है, मतलब कि वो पैसे नहीं दे पा रहे हैं या जो भी दिक्कत चल रही है, तो उसमें क्या होगा कि वो जाते थे यहाँ पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में, ताकि वो समझौता मतलब जो भी उनका हो। अब अगर मान लो उन्हें यहाँ नहीं जाना, तो उससे पहले ये क्या करेंगे, रिजॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे कि हम उससे बाहर ही थोड़ा सेटलमेंट वगैरह कर लेते हैं, या कैसे उसको ठीक कर सकते हैं वो सब। तो उसके लिए बनाया गया है ये, ठीक है। तो इसका प्रोसेस क्या होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का? तो इसके प्रोसेस में क्या होता है ना कि पहले जैसे मान लो डिफॉल्ट कर दिया उसने, वो पेमेंट नहीं दे पा रहा है, तो उसके बाद क्या होगा कि
इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन इनिशिएट करेगा। मान लो किसी ने भी कर दिया इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन। अब इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन इनिशिएट करने के बाद क्या होगा कि जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ भाई हमने अब इसे एक्सेप्ट कर लिया, तो अब इसके ऊपर कार्रवाई होगी। अब वो अपॉइंट करेगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को, जो हमने यहाँ देखा था, ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इनको अपॉइंट करेगा। फिर वो एक कमेटी बनाएंगे, ये वाली कमेटी ऑन क्रेडिटर्स। तो ये कमेटी बनाई जाएगी। अब ये कमेटी डिसाइड करेगी एक रेजोल्यूशन प्लान, ठीक है। अगर तो रेजोल्यूशन प्लान है वो पास हो गया, तो वो पास कैसे होगा, 66% वोटिंग चाहिए अप्रूव होने के लिए, ठीक है। और अगर पास नहीं हुआ तो लिक्विडेशन हो जाएगा। और कौन कौन होते हैं सीओसी में, कमेटी ऑन क्रेडिटर्स में? फाइनेंशियल क्रेडिटर्स से और डेप्टर्स तक सभी होते हैं, ठीक है। It also allows for a Swiss challenge to the resolution plan submitted by corporate debtor. स्विस चैलेंज क्या था कि जैसे अगर जो भी ना अच्छा वो लेके आएगा, डील लेके आएगा, उसी को बेच दिया जाएगा। तो ये जो हमारा पीपीपी मॉडल होता है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसमें भी यूज होता था ये स्विस चैलेंज। तो स्विस चैलेंज याद रखना ये कि जो ज्यादा अच्छी डील लेके आता है, तो एक मतलब ऑनलाइन ऐसा होता था कि गवर्नमेंट ने मान लो कुछ डाल दिया कि इसका कॉन्ट्रैक्ट कौन लेगा, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को जीतने के लिए जो कंपनीज है वो अपने अपने वो लेके आती है, उसे कुछ बोलते हैं, हाँ तो कुछ बोलते हैं, मैं वर्ड भूल गया वो वाला। तो वो लेके आते हैं और मतलब एक वो कि कितना पैसा हम लगाएंगे, कितना खर्च करेंगे, मतलब उस टाइप का कुछ लेके आते हैं। जैसे वो शादियों में नहीं लेके आते हैं, क्या वर्ड होता है वो, हाँ तो बताऊंगा मैं, मतलब कुछ वर्ड भूल गया मैं वो। तो वो लेके आते हैं, तो उससे फिर मतलब वो वही है कि कंपनियां अपना अपना वो लेके आती है ऑफर कि मैं इतने में ये करेंगे ये करेंगे, तो उसको बोलते हैं। डिफरेंस क्या है इनमें पीआईआरपी और सीआईआरपी में? मतलब जो ये प्री, क्या नाम है इसका, हाँ, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन में और कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन में जो पीआईआरपी है उसमें तो डेप्टर्स वगैरह भी का कंट्रोल रहता है। लेकिन इसमें एक कंपनी है ना जो एक प्रोफेशनल वगैरह को अपॉइंट करती है। डेडलाइन क्या है इसमें, तो 120 डेज है, इसके अंदर 270 डेज है। और प्रोसेस क्या है, वही कि डिस्ट्रेस कंपनी एंटर करेगी डायरेक्ट एग्रीमेंट में, तो वो एग्रीमेंट करेंगे बीच में आपस में। और इसमें है ओपन बिडिंग सिस्टम, तो वही ओपन बिडिंग सिस्टम में यही स्विस चैलेंज है ये, ठीक है। तो ये याद रखना, वही बिड करते हैं, मतलब कौन ज्यादा अच्छा बोली लगाएगा उस हिसाब से किसके पास अच्छा ऑफर है। फिर ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड है, इसने एक ये सेटअप भी किया है ऐसे, ट्रैकिंग आउटकम्स ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट। तो उसको ये जो जीएन वाजपेयी कमेटी सेटअप की है इसने इसके लिए। तो ये नाम याद रखना, जीएन वाजपेयी कमेटी किस चीज से रिलेटेड है, ये किसने अपॉइंट किया है, तो आईबीबीआई ने, ठीक है, फॉर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो इसका काम कैसा चल रहा है वो सब उसके लिए। फिर एक क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी है। अब जैसे मान लो कि हमारे यहाँ पे इंडिया में तो कोई पैसे दे रहा है नहीं दे रहा है वो तो अलग बात है, तो उसके लिए तो इन्होंने बना दिया ये कोड। लेकिन अब दूसरी कंट्रीज के साथ भी तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है, तो उसके लिए अगर मोर देन वन कंट्री इन्वॉल्व है तो उसको बोलेंगे क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पायर किया गया टू एंटर इनटू अ बायलैटरल एग्रीमेंट्स विद द कंट्रीज टू रिजॉल्व द सिचुएशंस, ठीक है। और ऑल्सो अलाउज एजुकेटिंग अथॉरिटी टू इशू अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कोर्ट और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डू डील, ठीक है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, या एक अथॉरिटी बनाएंगे जो कि रिक्वेस्ट करेगी उनकी कोर्ट वगैरह को कि ये सब सॉल्व करवाओ हमारा वो सब। लेकिन अभी उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे एक्सटेंट ऑफ एक्सेस टू एसेट्स, प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट्स, तो ये सब तो अभी दिक्कतें हैं उसमें। हाँ, ये वाला
टॉपिक है जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एंड इंडिया डेप्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। तो ये भी दोनों रिजॉल्व करने के लिए बनाए गए हैं एनपीएस को, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को। और डिस्पाइट वेरियस रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स लाइक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, सरफेसी एक्ट, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, ये सब बना दिया हमने। और 28 एसेट रिस्ट्रक्चर कंपनी भी बना दिया है। उसके बाद भी जो एनपीए है वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। तो ये चीज है। अच्छा, इस एनपीए से रिलेटेड एक 5:25 कुछ एक रूल भी था ना, 5:25 रूल, वो क्या चीज है? हाँ, तो ऐसा मतलब याद रखना कि 5:25 रूल एक होता है कि जिसमें 25 साल तक के लिए अगर लोन दिया गया है तो हर 5 साल बाद उसके टर्म्स एंड कंडीशंस दोबारा डिसाइड करेगा बैंक, ताकि वो एनपीए में कन्वर्ट ना हो। तो उसके लिए होता है वो। तो मतलब बस इतना याद रखना कि 5:25 रूल है वो एनपीए के लिए है। भाई इतना इंपॉर्टेंट है उसमें। ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, एनएआरसीएल और आईडीआरसीएल। तो इनमें एक बड़ी चीज जो याद रखने की है, एक तो जो एनएआरसीएल है ना, इसको जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उनका ज्यादा मेजोरिटी है, मतलब ये गवर्नमेंट कंपनी टाइप है। और आईडीआरसीएल जो है वो प्राइवेट कंपनी है थोड़ी सी, क्योंकि उसमें प्राइवेट सेक्टर का शेयर ज्यादा है। तो एक तो ये मेन डिफरेंस है इनका। और दूसरा मेन डिफरेंस क्या है, जो एनएआरसीएल है ये तो खरीदता है, मतलब कि जैसे सरफेसी एक्ट के अंडर आया था ना, सरफेसी एक्ट के अंडर ये आई थी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, ये देख लो पहले। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है कि एक्विजिशन करती है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के राइट और इंटरेस्ट इन एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस। हाँ, तो मान लो कोई भी एनपीए जा रहा है और अब उसको खरीदने हैं, मतलब जो भी उसके एसेट्स थे उस कंपनी के या आदमी के, उनको बेचना है या खरीदना है। तो अभी जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बनाई गई थी तो ये क्या करती थी, उनको खरीद लेती थी है और फिर बाद में उनको बेच देती थी। तो वो सारा प्रोसेस जो है वो सरफेसी एक्ट के अंडर बनाया गया था। मतलब ये जो था, हमने देखा था ना कि पहले एनपीए में मतलब ऐसा राइट्स नहीं था उन्हें बेचने का, तो वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई गई थी सरफेसी एक्ट के अंदर, तो उसमें वो सब राइट्स दिए गए थे। अब उसके बाद एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर ये दो डिवाइड कर दिए है, एनएआरसीएल और आईडीआरसीएल। अब ये तो गवर्नमेंट कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी है, मतलब एक टाइप से। तो जो एनएआरसीएल है तो उसको तो रेगुलेट करता है आरबीआई, और जो आईडीआरसीएल है उसको रेगुलेट करता है सेबी, कुछ कुछ जो उसके फंक्शंस है सेबी। अब एनएआरसीएल क्या करता है, इसमें एक चीज याद रखना कि जो एनएआरसीएल है वो खरीदता है, मतलब दिस कंपनी विल बाय द एसेट्स। और आईडीआरसीएल ये उसको मैनेज करेगा या बेचेगा, जो भी करेगा वो आईडीआरसीएल करेगा। अब हमें खरीदना बेचना क्यों है, मतलब कैसे होगा ये सब कुछ। जैसे मान लो कि एक कंपनी है, उसके उसके पास 100 रुपए के एसेट्स थे, तो अब एनएआरसीएल ने खरीद लिए 100 रुपए के एसेट्स ये, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, तो इसके लिए हमने एक बैड बैंक्स भी बनाए थे ना, वो भी इसी के लिए थे। तो अब जैसे मान लो एनएआरसीएल ने 100 रुपए के खरीद लिए, अब अच्छा ये आगे आएगा ना, सॉरी। हाँ, तो एक और चीज याद रखना, जो एआरसीज थी दे आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट एंड रजिस्टर्ड विद आरबीआई अंडर सेक्शन 3 ऑफ सरफेसी एक्ट। तो ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि ये न्यूज में है तो आ सकता है इसके बारे में। हाँ, और ये एक चीज याद रखना, एनएआरसीएल जो है वो उसके पास 2 लाख तक की लिमिट है, ऐसा 2 लाख तक के एसेट्स वो खरीद सकता है, ठीक है। और वही स्विस चैलेंज करेंगे, वो सब करेंगे, तो वही है। फिर जो है, हाँ ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है इसमें कि जो वो मान लो उन्होंने एसेट खरीदेंगे, वो अब 100 रुपए का एसेट था, तो अब जो वो खरीदेंगे ना तो 15%, तो 100 रुपए का था तो 15 रुपए तो वो उसे कैश में दे देंगे इमीडिएटली, ठीक है, बैंक को। लेकिन 85 रुपए की एक सिक्योरिटी रिसिप्ट देंगे, ये 85 रुपए की सिक्योरिटी रिसिप्ट देंगे, मतलब इमीडिएटली नहीं देंगे वो पैसा। तो सिक्योरिटी रिसिप्ट में वो ऐसा करेंगे कि हम 5 साल में धीरे धीरे करके चुका देंगे, ठीक है, तो ऐसा होगा। और जो एनएआरसीएल है, इट इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट, तो ये याद रखना, फॉर द क्रेडिबिलिटी एंड प्रोवाइडिंग अ कंटीजेंसी बफर। तो बस ये याद रखना कि गवर्नमेंट बैक कर रही है एनएआरसीएल को।
तो एक इसमें वही चीज याद रखना कि एक तो सिक्योरिटी रिसिप्ट देंगे, मतलब फुल पेमेंट ऐसे नहीं दे देंगे ये। और रेशियो याद रखना 15:85 रेशियो जो है इसकी, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वही है मतलब 5 साल तक के लिए वैलिड होगा वो, और ये सब होगा। और जो वो IDRCL है वो उनको बेचेगी। तो अब बेचना है, अब मान लो वो उसको किसी भी फॉर्म में बेच सकती है उस एसेट को, या तो बॉन्ड की फॉर्म में बेच देगी, स्टॉक मार्केट में बेच देगी। तो अब उसको बेचने के लिए तो वो सेकेंडरी मार्केट में जा रहा है। तो सेकेंडरी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? सेबी। तो उस हिसाब से भी आप याद रख सकते हो ना। ठीक है, तो ये इसमें इम्पोर्टेंट चीज, जो 2-3 चीज इम्पोर्टेंट है वो याद रखना है इसमें, कि ये 2 कंपनीज बना दी गई है, ARC कैंडरी। फिर मॉनेटरी पॉलिसी है जो RBI की। तो 2 टाइप की पॉलिसीज होती है ना, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी तो RBI बनाता है, और फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट से रिलेटेड है। और मॉनेटरी पॉलिसी में कितने मेंबर्स होते हैं? मॉनेटरी कमिटी मतलब जो बनती है, 6 मेंबर्स, 3 RBI से, 3 गवर्नमेंट से। और चेयरमैन कौन करता है? RBI के गवर्नर। ये भी PYQ में आया था ये वाला स्टेटमेंट। ठीक है, तो अभी मतलब ऐसा बोला गया कि जो RBI के जो सरप्लस होते हैं ना, वो उसको ट्रांसफर कर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो अब सरप्लस और वो कैसे बनता है कि RBI का इनकम का सोर्स क्या है और एक्सपेंडिचर कहाँ पर होता है RBI का। तो RBI का जो इनकम सोर्स है वो सबसे बड़ा सोर्स तो है फॉरेन सोर्सेज। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि बाहर से सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, जो भी हमारी फॉरेन सिक्योरिटीज है, फॉरेक्स हम जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसके अंदर। फिर डोमेस्टिक है उसके बाद, जो भी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मतलब जो हमें रेपो रेट वगैरह में जो पैसे मिलते हैं इंटरेस्ट में, वो। फिर है रिटर्न फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, जैसे जो हमारी फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स है और जो रेपो ट्रांजैक्शंस होती है उसके ऊपर इंटरेस्ट जो मिलता है वो। फिर अदर डोमेस्टिक सोर्सेज। तो ये ऐसे 4 है। तो सबसे पहले याद रखना कि इनकम सोर्सेज फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज। फिर एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है? कंटीजेंसी फंड, एसेट डेवलपमेंट फंड, फिर एजेंसी चार्जेस, प्रिंटिंग ऑफ नोट्स, एम्प्लॉय कॉस्ट, इन सब में सबसे ज्यादा वो हो रहा है। और RBI का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 1/7 है आउट ऑफ इट्स टोटल नेट इंटरेस्ट इनकम, दस जनरेटिंग सरप्लस। तो जितना RBI पैसा कमाता है उससे बहुत कम खर्चा है, तो वो भी है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन था कि जैसे कंटीजेंसी फंड लिखा है, तो जो हमारा कंटीजेंसी फंड होता है इंडिया का, उसको कौन हेड करता है? ओके, तो फाइनेंशियल सेक्रेटरी हेड करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। फिर RBI सरप्लस ट्रांसफर कर देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को इन अकॉर्डेंस विद RBI एक्ट 1934। तो जो भी एक्स्ट्रा पैसा पड़ा होता है RBI के पास, जितनी जितनी जिसकी उसे जरूरत नहीं है, मतलब जितनी उसकी कुछ लिमिट्स है, जैसे ये लिमिट्स बता रखी है यहाँ पे, रियलाइज्ड इक्विटी, तो इतनी रेंज होनी चाहिए उसकी। एक इकोनॉमिक कैपिटल होता है उसकी इतनी रेंज होनी चाहिए। उसके अलावा जो भी पैसा होगा वो सब गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कमिटीज थी जिन्होंने बताया था कि RBI को अपना सरप्लस ट्रांसफर कर देना चाहिए। सुब्रमण्यम, उषा थ्रोट, मलेगम और बिमल जलान कमेटी। तो इन सब ने ऐसा बोला था। और बिमल जलान ने फिर उसको आगे थोड़ा क्लासिफाई भी किया था। अब RBI का ना सरप्लस इतना ज्यादा बढ़ कैसे गया है कि एक तो कोविड आ गया था। ठीक है, तो एक तो लोअर एक्सपेंडिचर है RBI का टू मेंटेन इस लोएस्ट रिक्वायर्ड बफर। तो उसका बफर तो इतना 5.5 है CF में। ठीक है, कंटीजेंसी फंड में इतना ही मेंटेन करना है उसे। और हायर इनकम है फ्रॉम इट्स ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होते हैं? वही बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। फिर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम टारगेटिंग लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, तो इससे। और अच्छा, एक क्वेश्चन था कि जो
हाँ चलो बाद में पूछता हूँ। जो हमारा जैसे चलो छोड़ो, आगे चलते हैं। फॉरेक्स रिजर्व, इंडियन फॉरेक्स रिजर्व्स, तो अभी वो बहुत ज्यादा हो गया है, मतलब 642 बिलियन हो गया है। और ये वाली स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ये टेस्ट सीरीज में आती है बहुत, कि इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व कौन से नंबर पे है। तो ऐसे बोल देते हैं थर्ड नंबर पे सबसे लार्जेस्ट है, फोर्थ पे है, यूं। तो याद रखो फोर्थ का सबसे लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व है आफ्टर चाइना, जापान एंड स्विट्जरलैंड। तो सबसे ज्यादा चाइना का है, फिर जापान का है, फिर स्विट्जरलैंड का, उसके बाद इंडिया का है। तो यूएस का क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हीं की करेंसी पे मतलब हम चलाते हैं, तो उनकी स्टेबल है ना करेंसी ज्यादा है, तो उनको इतना फॉरेक्स रिजर्व रखने की जरूरत भी नहीं है। फिर है फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, गोल्ड रिजर्व, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एट IMF, तो ये सारे इंक्लूड होते हैं फॉरेक्स रिजर्व के अंदर। मतलब क्या क्या पूछ लेंगे कि इनमें से क्या क्या फॉरेक्स के अंदर इंक्लूडेड है, तो ये देख लो, इसमें सब है। और हाँ, तो क्या क्या पर्पस है। एक तो एक्सचेंज रेट में काम आता है, सपोर्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी, विथस्टैंड ऑफ एक्सटर्नल मार्केट शॉक, gain investors confidence, और asset government on its obligation and their needs। तो फॉरेक्स रिजर्व ज्यादा होगा तो वो ये ट्रेड व्रेड में हमें मदद करेगा। अगर मान लो एकदम से ऑयल के प्राइसेस जैसे बढ़ गए थे, तो फॉरेक्स रिजर्व हमारा ज्यादा होना चाहिए ताकि हम वो ऑयल भी खरीद सके। जैसे वो आया था, ऑयल क्राइसिस आया गया था पहले, और 1991 में हमारे फॉरेक्स रिजर्व बहुत कम हो गए थे, तो वो सब था। तो अभी जैसे श्रीलंका के थे, बहुत कम हो गए थे फॉरेक्स रिजर्व, मतलब 400 मिलियन पे पहुंच गए थे। तो इस टाइप से है। फिर क्या क्या मतलब इसके रीजंस है कि इंडिया का भी इतने ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व हो गया। एक तो फॉरेन कैपिटल बहुत ज्यादा आई है, मतलब हमारा जो FDI और FPI है दोनों, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो ये याद रखना कि FDI मतलब 10% से ज्यादा, FPI में यूजुअली 10% से कम होता है। रिड्यूस्ड कैपिटल आउटफ्लो, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस, रेमिटेंसेस बहुत ज्यादा आया है। और मैसिव लिक्विडिटी इंजेक्शन बाय यूएसए थ्रू स्टिमुलस मेजर्स, तो बहुत सारे मेजर्स लिए गए यूएसए के द्वारा पेंडेमिक के दौरान, तो उसमें भी लिक्विडिटी इंजेक्शन बहुत हुआ है इंडिया में। और क्या क्या आर्गुमेंट्स है, मतलब कि फॉर मेंटेनिंग हाई फॉरेक्स रिजर्व। एक तो रिस्क को कम कर देते हैं ये, वल्नर जैसे वही प्राइस राइज ज्यादा हो गया है, वो सब हो गया है, तो रिस्क कम हो जाता है एक कंट्री का। एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, जनरेट इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, तो हमने पढ़ ही लिया। और हेल्प इमर्ज एज अ रीजनल लीडर, तो मतलब इंडिया के पास ज्यादा वो है, तो वो करेंसी स्वैप वगैरह भी कर सकते हैं। अच्छा, करेंसी स्वैप क्या होता है? अभी हमने इसके श्रीलंका के साथ भी किया था ना करेंसी स्वैप। तो करेंसी स्वैप में है कि एक कंट्री अगर मान लो कोई पैसा दे रही है, तो अगर हम श्रीलंका को पैसा दे रहे हैं तो इंडियन रुपीज में दे रहे हैं, लेकिन अगर वो पैसा हमें वापस देंगे तो वो श्रीलंकन रुपीज में दे सकते हैं। तो इस टाइप से है, मतलब इक्वल होगी उसमें वैल्यू। उसमें क्या होता है, एक फायदा होता है जो करेंसी स्वैप का, कि अगर मान लो श्रीलंकन रुपी की वैल्यू ऊपर या नीचे हो रही है हमारी करेंसी के रिस्पेक्ट में, तो ना हमें नुकसान हो ना उनको नुकसान हो। तो अभी जितना रेट है ना उसके हिसाब से वो करेंसी को स्वैप कर लेते हैं। अगर हम 100 रुपए दे रहे हैं, तो तुम्हारे अगर मान लो 60 ही रुपए है वो, तो तुम 60 लो और बाद में हमें 60 ही वापस दे देना। तो वो सब है। फिर उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स हो गया। फिर मनी सप्लाई कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होती है, तो या तो गवर्नमेंट सिक्योर पॉलिसीज की वजह से, कि अगर मान लो वो मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट, हमने कल पढ़ा था मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट, कोई बताएगा कि क्या होता है? हाँ, तो मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट होता है कि अगर मान लो एक किसी कंट्री का फिस्कल डेफिसिट है, तो अगर RBI पैसा छापना चालू कर दे और उस फिस्कल डेफिसिट को खत्म कर दे, तो उसको बोलते हैं मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। तो मतलब ये डेफिनेशन के तौर पे पूछ सकते हैं ऐसा, कि मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। फिर दूसरा है कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, कि अगर एक्सपेंशनरी या फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट स्पेंड बहुत ज्यादा कर रही है, तो उससे भी मॉनेटरी जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज हो सकती है।
और आरबीआई कैसे कर सकता है कि अगर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो है, कोई बताओ कि इसमें अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है एक्सपेंशनरी में? डिक्रीज। हाँ करेक्ट, डिक्रीज होता है। अगर डिक्रीज होगा इंटरेस्ट रेट तो उसको बोलते हैं हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब मनी सप्लाई बढ़ने वाला है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है तो बैंकों के पास ज्यादा पैसा बचेगा, ज्यादा पैसा बचेगा तो वो ज्यादा लैंड करेंगे, तो उसको बोलते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। और इसका दूसरा नाम क्या है? वो बोलते हैं ना, क्या नाम है इसका, वो हॉकिश और डोविश होते हैं, तो उसमें से क्या बोलते हैं इसे, एक्सपेंशनरी को? ओके, तो जो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है वो होती है डोविश करके, और हॉकिश का मतलब होता है टाइट, मतलब टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है वही कॉन्ट्रैक्शनरी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन में इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाता है, तो अगर आरबीआई को पैसा खींचना है मार्केट से तो वो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाएंगे। फिर होता है और सेंट्रल बैंक वही कि प्रिंट करना शुरू कर दे मोर मनी, तो इसको मतलब क्यों करेगा वो प्रिंट मोर मनी? कैन बी फॉर द ये मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट के लिए भी कर सकता है, तो ये सब है। फिर अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है कि इंक्रीज लैंडिंग, मतलब बैंकों ने पैसा ज्यादा देना शुरू कर दिया तो भी मनी सप्लाई बढ़ जाएगी मार्केट में। और नेट इनफ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम, तो एफडीआई एफपीआई बहुत ज्यादा आ रहा है तो उसकी वजह से भी बढ़ सकता है मनी सप्लाई। और कैन इफेक्ट, तो क्या क्या इफेक्ट कर सकता है, वही चेंजेस इन प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन, चेंजेस इन बिजनेस साइकिल, परचेजिंग पावर को इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट्स और डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ लेबर, तो इन सब पे इफेक्ट डाल सकता है मनी सप्लाई। फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होते हैं, तो ये डेफिनेशन बता रखी है इन्होंने, तो इसमें दो तीन चीज याद रखना। एक तो 90 दिन की इनकी लिमिट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर स्पेशल मेंशन अकाउंट, हाँ ये भी पूछ सकते हो कि स्पेशल मेंशन अकाउंट एक टर्म होती है, वो इनमें से चार में से किस चीज से रिलेटेड है, तो चार ऑप्शन दे देंगे, उसमें से एक ऑप्शन दे देंगे एनपीए। तो याद रखना कि स्पेशल मेंशन अकाउंट एनपीए से रिलेटेड है। इसमें क्या है कि अगर 1 से 30 दिन का हो गया है, मतलब कि ऐसा होता है ना एनपीए में कि अगर 90 दिन तक पैसे नहीं दिए हैं तो वो एनपीए हो जाएगा, लेकिन अगर 1 से 30 दिन तक है तो स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, 60 दिन तक है तो 1, और फिर 90 दिन तक है तो 2। फिर उसके बाद कैसे क्लासिफाई होगा ये इन तीन चीजों में, कि अगर मान लो 1 साल से कम का, अब 1 साल से कम है और उसने अभी भी पैसे नहीं दिए, एनपीए है वो, तो उसको बोलेंगे सब स्टैंडर्ड एसेट। अगर 1 साल से ज्यादा हो गया है तो उसको बोलेंगे डाउटफुल एसेट, और अगर फिर भी नहीं दे रहा है तो उसके बाद तो फिर वो लॉस एसेट है, मतलब अब तो गए पैसे। फिर होता है कैपिटल एडिकेसी रेशियो, तो ये हमने देखा था कि कैपिटल एडिकेसी रेशियो वही कि कैपिटल कितना है बैंक के पास अपॉन द परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स, तो जितने टोटल एसेट है उसके मुकाबले में उसके पास कितना कैपिटल उसने होल्ड करके रख रखा है फॉर द सिचुएशन के, मतलब ऐसी कोई गलत सिचुएशन आ जाए उसके लिए, तो उसको बोलते हैं कैपिटल एडिकेसी रेशियो। और इसको ये भी बोलते हैं कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, तो CRAR, तो ये याद रखना। फिर लेवरेज रेशियो, ये भी हमने देखा था कि जो लैंडर है, मतलब जैसे बैंक है तो वो कितनी बोरो कर सकता है टू जनरेट इनकम, मतलब कितने औकात से बाहर मतलब पैसा पैसा दे सकता है, तो उसको बोल देंगे लेवरेज रेशियो। फिर रिटर्न ऑन एसेट, तो ये हमने देखा था कि अभी पीसीए से निकाल दिया इसे, इस वाली कंडीशन को, तो ये होता है प्रॉफिटेबिलिटी की, मतलब कितना प्रॉफिट कमा रहा है एक बैंक अपने टोटल एसेट्स पे, मतलब कितना प्रॉफिट कमा रहा है, तो उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स। तो अभी ये वाला जो क्राइटेरिया था ये आरबीआई ने पीसीए से निकाल दिया, तो ये भी चीज याद रखना, ये है वो प्रॉफिटेबिलिटी निकाल दिया गया। हाँ ये वाली टर्म अच्छी है, हेयर कट, तो ऐसे इसमें पता ही नहीं चलेगा मैं क्या चीज होता है हेयर कट। तो हेयर कट का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई हम लोन लेने जा रहे हैं, तो अगर मेरे पास एक घर है तो उसकी एक वैल्यू लगनी चाहिए मार्केट में कि हाँ ये मार्केट में ना अगर मैं बेचने जाऊंगा इस घर को तो ये 1 लाख का बिकेगा। अब मैं लोन लेने जाऊंगा तो मेरे को उस घर का मतलब ऐसा 80% लोन मिल जाए, मतलब 80,000 रुपये मिल जाएंगे लोन में 1 लाख के घर के, तो वही चीज है
कि हेयर कट जो है वो क्या बोलते हैं कि लोअर हमने हाँ रेफर्स टू द लोअर देन मार्केट वैल्यू प्लेस्ड ऑन एन एसेट बीइंग यूज्ड एज अ कोलेटरल। तो जो भी मैं कोलेटरल दे रहा हूँ, जैसे 1 लाख का घर था, वो मार्केट में तो 1 लाख का था, लेकिन बैंक ने उसे या जिससे भी मैं लोन ले रहा हूँ उसने उसकी मार्केट वैल्यू से कम वैल्यू लगाई है, तो उसको बोलते हैं हेयर कट। तो ये टर्म याद रखना, मतलब इस टाइप की टर्म्स थोड़ी अलग होती है। पता नहीं यूपीएससी पूछेगा, इनमें टेस्ट सीरीज वाले तो पूछ ही लेते हैं इस टाइप की टर्म्स। फिर होता है को लैंडिंग। तो को लैंडिंग इज अ सेटअप वेयर बैंक्स एंड नॉन बैंक्स एंटर इनटू एन अरेंजमेंट फॉर द जॉइंट कंट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो को लैंडिंग में क्या है कि जो भी बैंक होते हैं और नॉन बैंक्स होते हैं वो सब मिलके प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए अगर क्रेडिट दे रहे हैं तो उसको को लैंडिंग बोल देंगे। फिर होता है प्रोविजनिंग कवरेज रेशो। तो ये क्या होता है कि टोटल जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है हमारे, हाँ, तो प्रोविजनिंग क्या होता है कि जो भी हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उसके अलावा बैंक के पास कितने फंड्स है टू कवर द लोन लॉसेस। मान लो कोई लोन दिया है बैंक ने, और उसके अलावा कितना फंड पड़ा है उसके पास ताकि वो जो भी लॉस हुआ है उसको उस लोन में उसको चुका सके, तो उसको बोलते हैं प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। फिर एक ये प्रिज्म करके एक स्कीम आई थी, इसमें ये चीज याद रखना कि एक तो आरबीआई ने रिलीज किया था, ठीक है, टू स्ट्रेंथन कंप्लायंस बाय सुपरवाइज्ड एंटिटीज इंक्लूडिंग बैंक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो बैंक और नॉन बैंक दोनों इंक्लूडेड है प्रिज्म स्कीम में। तो क्या क्या इंक्लूडेड है इसमें कि भाई टाइम ट्रैकिंग, नोटिफिकेशन, अलर्ट्स, और मतलब सब कुछ करेगा ये उसके, वो जो भी बैंक के लिए हो सकता है उनके लिए कुछ रिपोर्ट विपोर्ट तैयार करेगा, उनकी वो सब करेगा, रेगुलेशन करेगा, ये सब सुपरविजन मॉनिटरिंग करेगा। तो उसके लिए प्रिज्म आरबीआई ने लॉन्च किया था फॉर बैंक्स, तो ये याद रखना। फिर है एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। इट रेफर्स टू अ लाइव टेस्टिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन अ कंट्रोल्ड टेस्ट रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या होता है कि अगर हम जो भी नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है उनको एक रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में टेस्ट कर रहे हैं तो उसको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बोल देता है। तो यही है इसमें। तो ऑब्जेक्टिव याद रखना इसका कि टू फॉस्टर रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन इन फाइनेंशियल सर्विसेज, प्रमोट एफिशिएंसी एंड ब्रिंग बेनिफिट टू कंज्यूमर्स। फिर होता है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। कौन कंडक्ट कर रहा है? आरबीआई। हमने एक वो कल भी देखा था फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, फिर एक भी प्रिज्म स्कीम है, और एक ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। तो ये आरबीआई कर रहा है ये सब। तो बस यही है इसमें। तो फिर है ये किस चीज के लिए है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, तो ये नाम से पता चल रहा है कंज्यूमर को कॉन्फिडेंस देने के लिए है। फिर है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस सर्वे ऑफ हाउस होल्ड्स। तो ये भी आरबीआई कर रहा है। तो ये क्या है? टू कैप्चर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस विच प्रोवाइड यूजफुल इनपुट्स फॉर इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। तो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने के लिए जो भी कंज्यूमर मतलब चाहते हैं कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है कि कितना इन्फ्लेशन होना चाहिए, उस हिसाब से एक सर्वे वगैरह कंडक्ट करते हैं इतने हाउस होल्ड्स का, तो फिर उसके हिसाब से अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को डिजाइन करते हैं। तो ये सब याद रखना चीजें। तो किसी को कुछ पूछना है क्या? वरना एक दो ऐसे रैंडम क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ। अच्छा, एक दो रैंडम क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, तो आप आंसर करना, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है कि जो ये होता है अपने पब्लिक डेप्ट एक नाम की चीज होती है, पब्लिक डेप्ट। तो पब्लिक डेप्ट जो है वो कौन से अकाउंट से हम पे करते हैं? कंटीजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? ठीक है, तो आंसर है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है? तो ये भी मेरे को एक टेस्ट सीरीज में दिखा था।
अच्छा, एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ तो बताना ट्रू कौन सा है और फॉल्स कौन सा है। तो दो स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट है कि एवरी लीगल टेंडर इज अ फियाट मनी, ये है फर्स्ट स्टेटमेंट। ट्रू या फॉल्स बताना है। एवरी लीगल टेंडर इज अ फियाट मनी। और दूसरा स्टेटमेंट है एवरी फियाट मनी इज नॉट अ लीगल टेंडर। Second statement correct. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है मैम? Second. हाँ, दोनों ही करेक्ट है कि जो एवरी फियाट मनी इज नॉट अ लीगल टेंडर बट एवरी लीगल टेंडर इज अ फियाट मनी। ठीक है, तो हर एक लीगल टेंडर जो है वो फियाट मनी होगा ही होगा पक्का, लेकिन हर एक फियाट मनी जरूरी नहीं कि लीगल टेंडर हो। तो लीगल टेंडर फियाट मनी में वही डिफरेंस है कि लीगल टेंडर होता है कि उसको मतलब एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो वो सब है। ठीक है, फिर एक और दो टर्म्स है जैसे डिसइंफ्लेशन और डिफ्लेशन। तो इनमें क्या डिफरेंस है? Inflation is opposite of inflation. हाँ करेक्ट। और डिसइंफ्लेशन? रेट के हिसाब से कम होना। हाँ बिल्कुल करेक्ट। तो इन्फ्लेशन होता है कि प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहे हैं किसी चीज के, तो उसको बोल देते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, और डिफ्लेशन मैम ने सही कहा कि वो अपोजिट होता है कि मगर मान लो कि 100 रुपए की कोई चीज थी, अगर वो 110 की हो रही है तो हम बोलेंगे इन्फ्लेशन हो रहा है। लेकिन अगर 100 रुपए की थी वो 90 की हो रही है तो उसको बोलेंगे कि डिफ्लेशन हो रहा है। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो रहा है कि 100 रुपए की चीज थी फिर वो 110 की हुई, तो मतलब 10% का इंक्रीज हुआ है, उसके बाद वो होगी 111 की। ठीक है, तो अब पहले देखोगे, पहले 10% का इंक्रीज हुआ था, उसके बाद और थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है 1-2% का। तो जो रेट है इन्फ्लेशन का वो बहुत कम हो गया है कि पहले 10% के हिसाब से इंक्रीज कर रहा था फिर 1-2% के हिसाब से इंक्रीज कर रहा है। तो जो अगर रेट डिक्रीज होने लग जाता है ना इन्फ्लेशन का तो उसको बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस याद रखना ये। फिर चलो फिर कल पूछेंगे बाकी। चलो तो एंड करते हैं इसी पे। थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।